नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी। जैसा कि आप मेरे फ्रेम पर देख रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको वो परिचय के मोहताज नहीं है। सोफिया NGO। सोफिया आज दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और जितने भी मज़लूम परेशान लोग हैं उन सब के लिए एक जाना माना नाम बन चुका है। हम देखते हैं कि सोफिया की भागीदारी रैन बसेरों में, महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उसको दूर करवाने के लिए सोफिया सबसे आगे फ़ाइट करता है। फ़ाइट करने की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ाइट करता है, और आराम से काम हो जाते हैं तो आराम से भी करता है। कोर्ट की बात आए, थानों की बात आए, गली मोहल्लों की बात आए, सड़कों की बात आए, तो सोफिया NGO की अपने में एक शख्सियत है और अपनी एक भागीदारी है। तो आज उस सोफिया NGO के जो एक बहुत बड़े पद पर विराजमान सुहेल सैफ़ी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं कहूँगा कि सोफिया के ऑनर भी हैं। हालांकि वो ऑनर मानते नहीं हैं, वो आम जनता को ही ऑनर मानते हैं, क्योंकि सोफिया आम जनता के लिए काम करता है। एक मामला पेश आया, मामला नहीं कहूँगा उसको, एक और नई उपलब्धि सोफिया की हमारे सामने आई। सोफिया ने हमदर्द, जो देश का नहीं विदेशों में भी जाना माना नाम है, उसके साथ मिलकर एक सेंटर शुरू किया है जो सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए। वो क्या स्कीम है और ये सेंटर की शुरुआत क्यों करनी पड़ी और इसका जो मकसद रहेगा वो आम जनता के लिए क्या रहेगा, वो सब जानकारी सुहेल भाई की ज़बानी आप तक पहुंचाऊंगा। सुहेल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रहमान साहब। और जहाँ तक ये स्कीम से रिलेटेड जो प्रोग्राम की बात है और जो हमने सेंटर शुरू किया उसकी बात है, मैं बता दूं आपको कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार की तमाम स्कीमें हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी को जाती हैं। और लेकिन उन स्कीमों को लेने के लिए थोड़ी दुश्वारी ये रहती है कि हम जनरली वो डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं या हमें उसके बारे में मालूमात ही नहीं है। तो जब मालूमात ही नहीं होगी तो हम कैसे स्कीमें ले पाएंगे। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूमात तो है, बट उन स्कीमों को लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना पड़ता है, SDM ऑफिस जाना पड़ता है और तमाम कागज़ों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो जानकारी होने के बावजूद भी लोग उस काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। टाइम उनका सही से इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उस करके लोग उन स्कीमों को लेने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं और नहीं ले पाते हैं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, 8-9 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जा कर के काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार और भारत सरकार की जो तमाम स्कीमें हैं उनको दिलवाने का काम करते हैं। तो देखने में ये आया है कि जनरली लोग स्कीमों को लेना तो चाहते हैं, बट वो कागज़ों की कमी की वजह से वो नहीं ले पाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही स्कीमों के लिए फॉर्म निकलते हैं या कोई भी ऐसी स्कीम आती है जिसका अखबार में इश्तहार आता है, लोग इमीडिएटली उसको लेना शुरू करने की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब स्कीम सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए होती है, लोग उस 1 महीने में स्कीम को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। वो कागज़ ही नहीं जुटा पाते हैं तो स्कीम नहीं ले पाते हैं और वो स्कीम निकल जाती है, टाइम निकल जाता है। इसी से जुड़ा एक सवाल मुझे याद आ रहा है। जिस तरह से देखा गया अभी पिछले कुछ दिनों में, आपकी सोफिया ने बहुत अच्छा काम किया और सोफिया गली गली में, घर घर तक पहुँच रहा है। तो वो जो घर तक पहुंचाने वाले जो वॉलंटियर्स होते हैं वो कैसे मिल जाते हैं आपको? क्योंकि जो भाव है वो निःशुल्क है, बिल्कुल, ये सब जानते हैं इस बात को। तो वो वॉलंटियर्स कहाँ से मिल जाते हैं इतने मजबूत के, जिसकी वजह से आम जनता को सुविधाएं जो मिल जाती हैं सरकार की? देखिए, हमारे पास एक तो अपनी टीम भी होती है, और जैसे मैं बता दूं आपको, जो हमारा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के टाउन से जो सेंटर शुरू हुआ है, ये एक ऐसा सेंटर होगा कि जिसमें मुझे लगता है कई हज़ार लोगों को फ़ायदा होने वाला है 1 साल के अंदर। और कई हज़ार लोगों को फ़ायदे का मतलब है कि करोड़ों रुपए सरकार से ले करके हम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये सेंटर कहने को बहुत छोटा सा है और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इसको बड़े विजन के साथ देखता है, और जो जावेद नसीम साहब उसको हेड करते हैं, सेक्रेटरी हैं हमदर्द नेशनल फाउंडेशन MREC ब्रांच के, तो वो कहते हैं कि ये इस तरह के सेंटर, यदि एक सेंटर को हमने सक्सेस कर लिया तो हम दिल्ली के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रहती हैं, हम उन सभी कम्युनिटीज़ को स्कीमों के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं, उनका वादा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम हर सतह पर जा कर के ऐसे लोगों को जो स्कीमों को लेना चाहते हैं उन तक पहुँचें और उन स्कीमों को दिलाने के लिए काम करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी के दफीने में जाते हैं, किसी के इंतकाल में जाते हैं और आप कब्रिस्तान जाते हैं, शमशान जाते हैं, वहाँ से जाने के बाद और आप वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद कोई नहीं सोचता है कि जिसके यहाँ डेथ हुई है उसकी वाइफ का, जो विडो हुई है अभी रिसेंटली, उसकी वाइफ को दिल्ली सरकार 20,000 रुपये देती है 1 साल के अंदर यदि कंपेंसेशन देती है। तो ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। अब यदि वो 20,000 लेना है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हमारी टीम क्या काम कर रही है कि हमने कब्रिस्तानों के साथ, शमशान घाटों के साथ सारे इलाकों में हमने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है और हमारी टीम
हर एक 30 तारीख से पहले पहले वहाँ जाती है और 31 महीने के लास्ट तक वहाँ जाती है और जा कर के वहाँ से डेटा उठाकर ले आती है, जो डेथ होती हैं, जो कब्रिस्तानों में दफनाए जाते हैं या जो शमशान में जिनका दाह संस्कार किया जाता है, उनको ला करके हम उस डेटा को उनसे फ़ोन करके पता करती है हमारी टीम कि भाई आपका ये इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बना है कि नहीं बना है। यदि उनका नहीं बना है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ ले करके और उनकी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। जैसे ही इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है वैसे ही फिर 20,000 रुपये हम अप्लाई कर देते हैं। सोशल वेलफेयर बोर्ड दिल्ली सरकार उनको 20,000 रुपये देती है और मुझे लगता है हम फॉर्म भरते हैं और 1 महीने के अंदर वो पैसे आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम 20,000 के बाद उसके बाद 2,500 रुपये महीने की पेंशन जो है वो 365 दिन खुली रहती है सरकार की। फिर उनको एक विडो पेंशन के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जो 2,500 रुपये महीने दिल्ली सरकार देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप कहीं दफीने में जाते हैं तो आप उसके बाद ये भी सोचिए कि उस फैमिली का हुआ क्या। यदि इतना भी आप सोच लेंगे, कोई नहीं सोचता इस बारे में, हाँ इतना भी आप सोच लेंगे, और सोफिया का जो हेल्पलाइन नंबर है 9212-166-166, आप हमें फ़ोन कर देंगे, बस हम सारा काम कर देंगे। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ व्हाट्सअप में हमें देने हैं, हम उसी से आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी सहूलतें जो हम लोगों को दे रहे हैं और पूरी दिल्ली से हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि आपकी भी इसमें ज़िम्मेदारी है और जो सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों के बारे में जानकारी सोफिया के साथ साझा करें, और फिर हमारी जिम्मेदारी है पूरी ईमानदारी से कि बिना किसी पैसे के बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह उन लोगों की हम मदद करेंगे। सर एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन जो कारोबार जो है बढ़ रहा है और ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, अगर किसी ने इस तरह से कोई फ्रॉड कर दिया उस मरने वाले की फैमिली के साथ, तो वो कैसे सामने आएगा सर? नहीं देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सोफिया को तकरीबन सभी लोग जानते ही हैं, और जितना हमारा जो नेटवर्क है जहाँ पे हमारे वॉलंटियर बेस्ड है दिल्ली में, वो बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि यदि कोई आदमी कहीं से भी अप्लाई कर रहा है तो जाहिर है कि हम उसका काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो लोग नहीं सोच रहे हैं, तो वहाँ गुंजाइश नहीं रहती है कुछ फ्रॉड करने। और फिर हम कोई बैंक का डिटेल तो उनका मांग नहीं रहे हैं कि बैंक का कोई चेकबुक और बैंक का कोई वो तो नहीं मांग रहे हैं उनका कि भाई आप पे OTP दे दीजिए, कोई और डिटेल दे दीजिए ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें कुछ हर्ज भी नहीं है देने में। खाली उनका डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उससे अप्लाई कर देंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कहीं और कोई और मामला पेश आ जाए, मैं सोफिया के वॉलंटियर्स की बात नहीं कर रहा इसमें, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो भ्रष्ट हैं और जो फ्रॉड का काम करते हैं, कहीं वो मरने वाले की फैमिली के पास चले जाए, इस तरह को कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। आसान है ये तो बहुत करना। नहीं देखिए, आसान तो है, लेकिन आप बैंक डिटेल शेयर क्यों करेंगे, मेरे साथ भी क्यों शेयर करेंगे? तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि ये RBI का गाइडलाइन भी है कि आपको अपने बैंक के ट्रांजेक्शन्स के डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं, तो सोफिया के साथ भी क्यों करेंगे? तो ये तो करना ही नहीं है उनको, तो फिर फ्रॉड होने का मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी जानकारी है जो सुहेल भाई के ज़रिए हम सब मुझको भी मिल रही है, और साथ में हमारे जितने दर्शक ये देख रहे हैं उनको भी मिल रही है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो वाकई में कोई भी नहीं सोचता। जो जिसके घर में व्यक्ति मरा है, इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, उसके फैमिली के बारे में कोई भी नहीं सोचता। सब जब आ जाते हैं शमशान से या कब्रिस्तान से, सब अपने अपने घर चले जाते हैं और पीछे कोई भी बात नहीं करता उस फैमिली। लेकिन सोफिया बात भी कर रहा है, सोफिया उस फैमिली का ध्यान भी रख रहा है, और सोफिया कहीं ना कहीं वो सुविधाएं मुहैया करवा रहा है जिसकी उस फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुहेल भाई, ये तो हमदर्द की बात हो गई जो आपने स्कीम बताई है। सोफिया हालांकि इस चीज़ का मोहताज नहीं है। सोफिया, मैं पिछले 8 वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ कि इस तरह के काम और भी कर रहा है। अभी कोई नई उपलब्धि सोफिया की जो आम जनता के काम की हो, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? नहीं देखिए, जो स्कीम वाला जो अभी हमने शुरू किया है ये मैं समझता हूँ कि हर एक उस ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की फैमिली में आता है, कैटेगरी में आता है। तो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने जो ये शुरू किया है, ये सिर्फ स्कीम्स को दिलवाने के लिए एक मरकज़ है, एक जगह है जहाँ पर हमने पूरी टीम लगाई हुई है, जहाँ पे आप आइए, अपना फॉर्म भरवाइए और अपनी डिटेल्स हमें दीजिए, हम वो सारा काम आपका कर देंगे, जिसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें हमदर्द किसी को पैसे देने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ स्कीम्स को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने सोफिया से कहा है कि आप उन स्कीम को फैसिलिटेट करने के लिए लोगों का ज़रिया बनिए। हम इसलिए उनका काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि दिल्ली सरकार की एक और बहुत बेहतरीन स्कीम है, ट्यूशन फ़ीस रिम्बर्समेंट उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि यदि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो दिल्ली सरकार उस प्राइवेट स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की ट्यूशन फ़ीस वापस करती है, और वो ट्यूशन फ़ीस जो है वो 5,000, 4,000, 3,000 रुपये महीने कुछ भी हो सकती है, और वो 2 बच्चों के पूरे साल के पैसे वापस आ जाते हैं। यदि आपकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है तो आपका 75% पैसा वापस आ जाएगा, जो हज़ारों में होता है। तो ये इतनी सारी सरकार ने स्कीमें बनाई हुई हैं, और इतनी सारी सरकार ने
ऐसे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ इवन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए भी सरकारी स्कीमें बनी हुई हैं। आप कहते हैं कि सरकार हमें कुछ देती नहीं है, लेकिन सरकार ने तो बहुत कुछ देने का वादा किया हुआ है, आप लेते क्यों नहीं हैं? तो सोफिया जो है वो बेसिकली लोगों को यही समझा रही है कि आप अपने राइट्स को लेकर के थोड़े से जागरूक हो जाइए। आप अपनी स्कीमों को लेने के लिए, सरकार यदि आपके लिए कोई स्कीम बनाती है तो आपको वो लेने के लिए थोड़ा आगे आना चाहिए। अब रही बात उसमें थोड़ी मशक्क़त की, थोड़ी मेहनत की, तो सोफिया आपके साथ मिलकर कर लेगी और उसका कुछ हमें चाहिए भी नहीं आपसे। तो जब हम आपके साथ हैं, सोफिया की टीम आपके साथ है, बस आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको पैसे आ जाएंगे सरकार की तरफ से। सर, मेहनत की वाली बात से मुझे एक बात और भी याद आई। मैं कोरोना के महाकाल में भी, जब कोरोना का बहुत बड़ा प्रलय हमने देख रहे थे हम सब, उस टाइम भी सोफिया एक्टिव था। हर दिन की अपडेट हमने चलाई भी है अपने चैनल पर। हमने सोफिया के साथ मिलकर कोरोना का महाकाल भी देखा सुहेल भाई, और हमने ये भी देखा कि सोफिया कदम से कदम मिलाकर आम जनता के साथ। मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा, ये मेरा पर्सनली सवाल है आपसे, कि सोफिया की भागीदारी हम देखते हैं उन लोगों के पास ज़्यादा दिखती है जिनकी कोई नहीं सुनता, जिनका कोई नहीं होता, जैसे स्लम एरिया, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के एरिया हो या जमुना के आसपास के एरिया हो। ऐसा क्यों? मतलब कोई अलग से बात है या खाली उन्हीं के लिए काम करता है सोफिया? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली क्या है कि हमें जो लगता है कि जिसको ज़रूरत है और जिसको हमारी टीम वेरीफाई कर देती है, हमारे पास पूरा वॉलंटियर बेस्ड है, वो पूरा वॉलंटियर बेस्ड। जैसे लॉकडाउन के टाइम में भी हमने क्या किया था कि हमने राशन ऐसे ही किसी को नहीं बांटा था, क्योंकि राशन जो था वो दूसरों के पैसों से आ रहा था। तो हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम उसे मुस्तहिक तक पहुँचा दें। तो हमने क्या किया, प्रॉपर एक वॉलंटियर का टीम बनाई अलग अलग इलाकों के लिए, और उनसे उस जगह को, उस एड्रेस को वेरीफाई कराया। और ऐसे बहुत सारे लोग मिले कि जिनके बड़े बड़े मकान थे, उनको राशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो भी राशन की लाइन में थे। तो हमने ऐसे लोगों को राशन नहीं दिया। हाँ, तस्दीक किया, यदि लगा हमें देना चाहिए तो हमने उनको भी दिया। तो संस्थाएं उन लोगों के लिए काम करती हैं जो वाकई जो लोअर लेवल पर रहते हैं, जिनके पास सहूलियतें नहीं हैं या जिनके पास वो ऐसी जानकारियाँ नहीं हैं जो सरकार से कुछ यदि कोई चीज़ मिलती है तो वो ले पाएँ। तो हमारी कोशिश यही है कि हम, संस्थाएं तो सभी के लिए काम करती हैं, उसमें क्या गरीब है, क्या अमीर है, या क्या किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न है कि वो ज़रूरतमंद होना चाहिए और सोफिया के नोटिस में आ जाना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद हम काम करते हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो सवाल भी मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा। महिलाएं हमारे समाज का एक बहुत ही मजबूत वर्ग, और उस वर्ग के बिना हमारा समाज ही कोई बुनियाद नहीं है। कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी लड़कियां जिनको शिक्षा नहीं मिलती, कुछ ऐसी जिनकी शादी नहीं होती, कुछ ऐसी भी जिनकी डिवोर्स हो जाती है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी पे विराम लग जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए सोफिया की तरफ से क्या सुविधाएं? नहीं, हम सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं ऐसी महिलाओं के लिए, या तो डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं, या डिवोर्सी हैं, या हस्बैंड नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कुछ ऐसा ट्रेंड करें, ऐसी ट्रेनिंग करें उनके साथ, और उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको काम लगवाने की कोशिश करते हैं, उनको काम खुलवाने की कोशिश करते हैं। हमने पीछे भी कई ग्रुप्स को, 3-4 ग्रुप्स को, 4-4 महिलाओं के ग्रुप को हमने बुटीक्स खुलवाए हैं। तकरीबन 40 महिलाओं को हमने अभी पुश कार्ड्स दिए हैं। पुश कार्ड मतलब ठेले दिए हैं, जिन पर कोई मोमोज बेच रही है, कोई चाउमीन बेच रही है, कोई मैगी बनाकर बेच रही है, कुछ और अंडे बेच रही हैं, अंडे का ऑमलेट बनाकर बेच रही हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। तो हम रेगुलर बेसिस पर ये काम करते रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनको इस तरह का ट्रेंड कर दें जिससे वो समाज में खड़े होकर के और बड़े गर्व के साथ अपना काम कर पाएँ। हमारी कोशिश ये भी है कि जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो डिग्निटी के साथ काम करें, उनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनके साथ कोई ऊंच नीच बात ना की जाए। तो हम उस पर भी ध्यान देते हैं। मतलब सोफिया का मतलब ये है कि डिग्निटी आपकी मजबूत रहे। हाँ, डिग्निटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो पैसे से ज़्यादा इज्जत चाहते हैं, और यदि आप उनकी हमदर्दी रखते हैं उनके साथ तो आपको उनको इज्जत देना चाहिए, और जो बहुत ज़रूरी है। एक बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा एक और है। मैंने कहीं सुना, कहीं पढ़ा भी मैंने, कि जो शारीरिक शोषण की सताई हुई महिला होती है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ जिनका रेप हो चुका होता है, ऐसी महिलाओं के लिए भी क्या सोफिया के पास कोई ऐसा विभाग है या ऐसी कोई स्कीम है जिसकी वजह से उनको राहत मिल सके? नहीं, देखिए, दिल्ली महिला आयोग एक प्रोग्राम चलाता है, CIC, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, और दिल्ली के जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, और 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन सबको इलाकों को कोई ना कोई संस्था देखती है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को। एक बात, और उस डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई महिला के रेप से रिलेटेड कोई बात आती है तो पुलिस सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग की कंसर्न एजेंसी को फ़ोन करती है,
कि भाई ऐसे से हमारे पास या डायरेक्टली जो पुलिस है वो 181 पर कॉल करेगी और 181 से सीधा वो CIC काउंसलर को जाता है और काउंसलर जा करके उस विक्टिम की पहली काउंसलिंग करती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको पुलिस को डायरेक्टली उस पेशेंट उसके साथ जो विक्टिम है उसके साथ इंटरवीन नहीं करना है। उसका पहला काउंसलिंग एक NGO करेगी, NGO की काउंसलर करेगी और वो NGO की काउंसलर महिला आयोग की इम्पैनल्ड एजेंसी होगी। तो और फिर उसके बाद उस रेप वाली विक्टिम के साथ उसका FIR होना है, उसका MLC होना है, उसका 164 का बयान होना है, उसको फ्री वकील मुहैया कराना है, उसका रेप का कंसेंशन दिलवाना है। वो सारी काम दिल्ली महिला आयोग की वो जो काउंसलर जो वहाँ अपॉइंट की गई थी वो सारा काम वो देखेगी और उसको फ्री वकील भी मिलेगा। तो महिला आयोग की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलियतें हैं, बहुत सारी मदद है। तो मैं एक वर्ड में ये कह सकता हूँ कि दिल्ली महिला आयोग मतलब है सुरक्षित महिला। यदि आप 181 पर कॉल कर देंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ सुहेल सैफी साहब, जिन्होंने सोफिया की नींव भी बताई हमें और वर्तमान भी बताया और आने वाला भविष्य भी बताया कि आने वाले भविष्य में कितने लोगों को फ़ायदा ऐसी स्कीमों की वजह से होने वाला है और वर्तमान में क्या हो रहा है और भूतकाल में हमने क्या किया जब कोरोना का महाकाल चल रहा था। तो दोस्तों इसी खबर को बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।